तो मैं हज़ारों एकड़ पे खेती करना चाहता हूँ, 2-4 एकड़ पे तो मैं काम ही नहीं करना चाहता। तो मैंने 75 एकड़ पे खेती कराया था। तो आपकी मुख्य फसलें कौन सी रहने वाली हैं? मेरी जो मेन फसल होगी वो होगी हमारा एप्पल बेर कुछ दिन के लिए, कुछ खेती में, और कुछ खेती में हमारा होगा केला। अगर ये वीडियो आज आप लोग पूरी देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि छोटे किसान से बड़ा किसान किस तरीके से आप लोग बन सकते हैं, और जो बड़े किसान होते हैं वह किस तरीके से बड़े एरिया में खेती करते हैं, लागत को कम रखते हैं, और ये सारा जो सिस्टम होता है उनका, वो किस प्रकार से अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसको पूरी तरीके से सक्सेस कर देते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था केला नगर, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक और भी नया प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये मिश्रित खेती या सहफसली खेती होगी, और जिसमें बागवानी प्लस सब्जियों की खेती होने वाली है। और अगर एरिया का नाम बताएं तो यहाँ पर जो एरिया सिर्फ ट्रायल के लिए जो ली गई है वह है 40 एकड़, और ये जो प्रोजेक्ट है जैसे ही 40 एकड़ सक्सेस होगा उसके बाद तो आप ये मत पूछिए कि 500 एकड़ जाएगा कि 1000 एकड़ की कितने एकड़ जाएगा, कुछ लिमिट ही नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए हम अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से निकल दिए हैं। अभी खलीलाबाद हमने क्रॉस किया है और आगे गोरखपुर है, और गोरखपुर में ही ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो अभी वहाँ पर हम जा रहे हैं। आज जो मुख्य काम है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ज़मीनें वगैरह हैं उनको देखना है कि मिट्टी कौन सी है, पानी की कैसी सुविधा है, वहाँ पर जो खेत वगैरह है वहाँ पर रखवाली के लिए क्या सिस्टम रहेगा, लेबर कितने जरूरी रहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, देखिए किस तरीके से क्या सेटअप किए जाते हैं। अगर कहीं पर कमी आती है तो उसको किस प्रकार से मैनेज करके उस कमी को दूर करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग खेत में आ गए हैं। तो सबसे पहले जब हम एंट्री किए हैं खेत में निरीक्षण के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये पिलर लगे हुए हैं, और ये जो पिलर लगा हुआ है यहाँ पर जो कटीले तार है, ब्लेड वायर भी लगाए गए हैं, कटीले तार भी लगाए गए हैं, और जो सादा तार होता है ये भी लगाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ पर अभी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके पास बकरी है, इस प्रकार के जानवर है जो खेतों में आकर के नुकसान पहुँचाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो 20 एकड़ के आसपास का एरिया है, यहाँ पर गेहूं लगा हुआ है, और गेहूं लगभग जो बकरी है ये 2 एकड़ खा करके ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर लोग दुष्टता भी थोड़ी किए हैं, जैसे वायर को ऊपर खींच देते हैं बकरी को नीचे से आने जाने के लिए। तो ये समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसके लिए निर्धारित किया गया है कि यहाँ पर जो ग्रीन नेट आता है उसको लगाया जाएगा, और ग्रीन नेट इस वजह से लगाया जाएगा कि यहाँ पर गर्मियों में भी अगेती खेती की जानी है, तो जो लू का प्रभाव होगा ये कम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर अंदर की तरफ झटका मशीन लगाई जाएगी। तो झटका मशीन लगने के बाद जो है यहाँ पर जो नुकसान है इसको हम लोग कम से कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो फूल गोभी है उसकी खेती होनी है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य फसल जो बागवानी है तो वो है यहाँ पर केला और एप्पल बेर। तो जो केला और एप्पल बेर है उसके साथ सहफसली भी लिया जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया है जो कि खेत तो पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है। तो ऐसे में खेत कई जगह पे ऊंचा और नीचा है। अब एरिया बड़ा है तो ऐसे में हम पूरी एरिया को एक जैसा समतल नहीं करेंगे, और यह भविष्य के लिए अच्छा भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जो 20 एकड़ का एरिया है उसको कई पार्टों में बांटेंगे, और उसको बांटने के बाद जो होगा जैसे 20 एकड़ का एरिया है तो हम उसको लगभग 2-2 एकड़ का एरिया डिवाइड कर देंगे, और 2-2 एकड़ में समतलीकरण किया जाएगा। तो जो खेत ऊंचाई पे हैं उन पे अलग फसलें रहेंगी, मध्यम पे हैं उन पे अलग फसलें रहेंगी, और जो सबसे निचले इलाके में रहेंगे उन पे अलग फसलें रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ की मिट्टी की, तो यहाँ लोग देख सकते हैं जो हमारी दोमट मिट्टी होती है सेम उसी तरीके से यह मिट्टी है। और ये वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी 3 से 4 एकड़ के लिए जो फूल गोभी की नर्सरी होती है वह डाल दी गई है। जैसे ही यहाँ पर गेहूं की कटाई होगी तो एक तरफ जो है
जो फूल गोभी के पौधे यहाँ पर तैयार होंगे उनका प्लांटेशन निचले एरिया में किया जाएगा। और निचले एरिया में करने के कारण ये है कि जब बरसात होगी गोभी गलने का डर होगा, तब तक जो ये गोभी है यह तैयार हो चुकी होगी, तो फिर समस्या ना आएगी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया में जो फूल गोभी है ये लगाई जाने वाली है, तो इसको शिफ्ट वाइज नर्सरी तैयार की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमको 15 एकड़ फूल गोभी लगानी है तो 15 एकड़ में एक ही बार सीड डालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लगभग 4 से 5 एकड़ के लिए कई शिफ्ट में यहाँ पर जो फूल गोभी है यह डाली जाती रहेगी। भारतीय किसान डर के आगे जीत है। आप लोग जब खेती करने जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, तो सोचते हैं कि पहले 100 पौधे, 200 पौधे, 500 पौधे में कर लेते हैं, 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 1 बीघा, या बहुत ज़्यादा हिम्मत किए तो 1 एकड़ लगा दिए। लेकिन आप लोग ये पीछे का इलाका जितना भी आप कैमरे में देख पा रहे हैं, सब पूरा एरिया में ये जो एरिया है 20 एकड़ की है, और ये जो 20 एकड़ की एरिया है सेम इसी तरीके से 20 एकड़ की और एरिया है। यहाँ पर टोटल 40 एकड़ हो रहे हैं, और 40 एकड़ में ट्रायल होने जा रहा है। और ये 40 एकड़ का अगर ट्रायल है तो आप ये सोचिए कि ये ट्रायल सक्सेस होने के बाद कितने ज़्यादा एरिया में यहाँ पर खेती की जाने वाली है। और ये सारी जो खेती करने वाले हमारे युवा किसान भाई हैं, आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिएगा। मेरा नाम मानेंद्र है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और बैंगलोर में मैं जॉब करता हूँ, और यहाँ पे मैं खेती करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके पहले भी मैं खेती किया हूँ। मैं 4-5 गांव में खेती लीज पे लेके खेती कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी यही मेरा प्लान है कि मैं खेती करूँ यहाँ पे। लेकिन मेरा मेन प्रोफेशन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैं काम करता हूँ उसमें। एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लोग खेती में ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कारण है? अपना बिजनेस लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो अगर आप देखिएगा तो जो नया ट्रेंड है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बूम होने वाला है जी। तो अभी जो है लोग जो है नई नई चीज़ों को लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि विदेश में जाके या सॉफ्टवेयर में जाके आप जो है किसी की जॉब ही करते हैं, लोग अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार लोग जो हैं इंडिया में आके, अपने देश में आके अपना खेती में कुछ लोग आजमाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है इस एरिया में, तो इसलिए लोग कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। वैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अच्छी खासी सैलरी तो होगी ही, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी थी एग्रीकल्चर में आने का? आपके क्या कारण मेरा रहे? विज़न अलग है। मेरा विज़न अलग है। मेरा विज़न ये है कि पैसा नहीं कमाना हमको बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे जो गरीब औरतें हैं, लेडीज़ हैं, है ना, उनको गांव में जॉब नहीं मिल पाता है। तो मेन हमारा एरिया है कि हम उनको जॉब दें। जो लड़कियां, जो औरतें पढ़ नहीं पाती हैं या फोकस नहीं कर पाती हैं, वो अपना कुछ कमा के पढ़ाई कर पाएँ और गांव में ना रोज़गार पैदा हो पाए। और इसलिए जो है हम इसमें ज़्यादा मेन फोकस करके रखें। काम तो हम लोग किसी और फील्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है, क्योंकि मैं भी किसान का लड़का हूँ, है ना, तो इसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा किसानों को कुछ सहूलियत हो जाए, कुछ अच्छी चीज़ें उनको भी मिल जाएं, या नई तरह की टेक्निक अगर हम लगा के खेती करते हैं तो लोग देख के हमसे भी कुछ हो सकता है कि इंस्पायर हो, और वो कुछ और लोगों के भी लाइफ में इम्पैक्ट हो। इसलिए हम जो है इस खेती में आना चाह रहे हैं। भारतीय किसानों के बीच में एक प्रवृत्ति देखी गई है, पुराने ज़माने के लोग जो रहे हैं उनका यही होता है, खेती का नाम सुनते ही घाटे का सौदा। आपका क्या मानना है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप घाटा और मुनाफा किस चीज़ से आप मैनेज करते हैं, है ना। अगर आप देखिए बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो 10 साल में आपका जो पैसा होता है 10 साल 9 साल में आपका डबल होता है। मैंने आज तक कोई ऐसी खेती नहीं देखी है जिसमें 10 साल में आपका पैसा डबल हो। आप गेहूं ही बो लीजिए, तो आपका गेहूं से, अगर गेहूं आप केवल खाने के लिए ना यूज करें, अगर उसको एज ए बिजनेस पर्पज से भी यूज करें, तो 4 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आप लीज पे खेती ले लीजिए या किसी भी खेत पे ले लीजिए, लेकिन अगर आपका खुद का अपना है, 2 एकड़ 4 एकड़ खेती है, उसमें तो आप बहुत पैसा नहीं बचा सकते, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे करते हैं तो आपके पैसे 4 साल में डबल हो ही जाएंगे। आप कोई भी फसल बो लीजिए, कोई भी फसल बो लीजिए, हो जाएंगे। लेकिन अगर क्या है कि घाटे का सौदा तब होता है जब आप कुछ करने गए और उसको आपने स्टार्ट तो बड़े जोश से करा, लेकिन आपने बीच में जाके छोड़ दिया या लास्ट टाइम तक आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, इसलिए आपको नुकसान होता है। और कभी कभी जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया था, आपने बहुत अच्छा भी किया, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा है तो उस समय नुकसान होता है। लेकिन अगर एक बार नुकसान हुआ तो आप बैकअप बना के चलें कि 3-4 साल तक ट्राई करें, और 3-4 साल में तो ज़रूर एक फसल ऐसी आती है, 2 फसल ऐसी आती है जिसमें आपके सारे घाटा जो है रिकवर हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो, जैसा मेरा मानना है कि बहुत आपको घाटा होता नहीं है,
तो अगर आप कोशिश कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो अगर आप एक बार ट्राई करें तो कुछ नहीं होता है। अब ये वाला जो पूरा ही खेत था, इस खेत में ही कुछ नहीं होता था, पूरे खेतों में ऐसे जानवर चर जाते थे, लेकिन इस बार जो है हमने कोशिश किया और गेहूं मैंने बचाया इस बार। तो आप किन किन फसलों को किस तरीके से करना चाहते हैं? देखिए, मैं इंटरक्रॉपिंग और मल्टी लेयर फार्मिंग की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि मुझे अगर करना है तो बड़े लेवल पे करना है, क्योंकि देखिए मुझे मैं केवल एज ए किसानी करने आ नहीं रहा हूँ कि मैं ओनली किसानी करूँ। मेरा कॉर्पोरेट लेवल पे प्लान्स हैं कि मैं एक बड़े लेवल पे खेती करना चाहता हूँ। और मतलब मेरे लिए ही ये मेरे लिए जो मेरा एरिया है, जो मेरे टारगेट हैं, वो मेरे लिए सबसे छोटा यही है। तो मैं हज़ारों एकड़ पे खेती करना चाहता हूँ, 2-4 एकड़ पे तो मैं काम ही नहीं करना चाहता। तो अभी जो है मैं इस पे स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट तो मैंने 4 साल पहले ही किया था, मैंने 75 एकड़ पे खेती कराया था। अभी मैंने इतनी एरिया को ही टारगेट किया है और बाकी सारे खेतों पे अभी कुछ और नहीं कर रहा हूँ। तो इस एरिया पे और 20 एकड़ जो और आपको बता रहा हूँ, उस एरिया पे मैंने बात करा है। बाकी और भी प्लान चल रहे हैं हमारे, लेकिन ये हमारा जो है कि कम से कम हमारा इकोनॉमिक्स जो बोलता है प्रॉफिट लॉस का, अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना मुझे एरिया चाहिए जाकि मेरा जो कंपनसेशन है वो पूरा हो पाए। इसलिए मैं 20 एकड़ पे कम से कम तो कर। आपकी मुख्य फसलें कौन सी रहने वाली हैं? मेरी जो मेन फसल होगी वो होगी हमारा एप्पल बेर कुछ दिन के लिए, कुछ खेती में, और कुछ खेती में हमारा होगा केला। उसके साथ गोभी की हम सब फसली खेती करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। सब्जियों की खेती? सब्जियों की खेती, हाँ, बॉर्डर एरिया पे मान लीजिए जैसे परवल या जो लता वाली फसलें होंगी उनको करेंगे, लेकिन मेन जो है हमारा एरिया जो गोभी का होगा और केला का। तो ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि जैसे बाहरी देशों में जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर सिंगल फसल लगती है, और भारत में जो भारतीय किसान हैं वो एक ही खेत में एक बार में 2-2, 3-3 फसलें लगाते हैं। तो किस फसल के साथ जाना बेहतर रहेगा और क्यों? देखिए, एक फसल में आपको लगाने पे थोड़ा रिस्क बढ़ा रहता है, और एक क्या होता है कि आपका रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए कि केला की खेती करा रहे हैं, तो साल में एक बार ही आएगा वो पैसा, है ना। 1 महीना के ड्यूरेशन में आप बेच सकते हैं उसको, लेकिन 11 महीने क्या, 11 महीने आपको लेबर चार्ज और सब कुछ देना है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे धनिया की खेती हम करा लिए तो 1 महीना में हमारा 45 दिन में तैयार हो जाएगा। केला की अगर खेती कराएं तो 1 साल में होगा, गोभी की खेती कराएं तो 3 महीना में होगा, मूली की खेती कराएं तो 45 दिन में होगा। तो इस तरह से 45-45 दिन के स्लॉट में आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो आपको लेबर भी चार्ज वहाँ से आ जाएगा, और आपका जैसे मान लीजिए अगर आपने केला मेन फसल बनाया आपने, तो उसमें अगर कोई फसली आपने लगा दी तो केले के जो भी खर्चे लगेंगे वो आपका उससे लगता जाएगा। तो लास्ट में अगर कुछ मान लीजिए आपको प्राकृतिक आपदा हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा, तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे, है ना। इसलिए सहफसली लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सहफसली आप तभी लीजिए जब बहुत आप एक्टिव हों। अदरवाइज आपकी फसलें जो है नुकसान होने के डर ज़्यादा होंगे, ना लॉसेस होने के ज़्यादा, क्योंकि आपने एक साल 3 फसल बोया, आपके फर्टिलाइजर ज़्यादा लगेंगे, आपके लेबर थोड़े ज़्यादा लगेंगे और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होंगी, तो आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि जैसे जब हम एक फसल के अंतर्गत कई फसलें लगाते हैं, तो जो हमारे बड़े कृषि यंत्र होते हैं जिनसे हम आसानी से काम कर सकते हैं, तो वो प्रयोग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण लेबर चार्ज बढ़ जाता है, और अगर किसान एक्टिव भी नहीं रहते हैं तो फसलें बर्बाद होती रहती हैं। किसी एक फसल में दवा डालने को हुआ, आप वहाँ ना डालें तो कीड़े दूसरी फसल पे जा रहे हैं, फंगस दूसरी फसल पे जा रहा है, तो आपकी एक फसल जा तो रही है, जो 2 और लगा रखे वो भी चली जाती है। हाँ, देखिए मेरा मेन जो कंसर्न है, मेरा जो मेन प्लान है वो लोगों को रोजगार देना है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कृषि यंत्र से सारी चीज़ें मैं करा सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको अगर आप अभी देखिए ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मर जो हैं, जो फार्मर के लोग हैं या गरीब के लोग हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको कहीं कमाई का साधन नहीं है, और जेंट्स को तो है, लेडीज़ को तो बिल्कुल नहीं है, वो कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो मेरा क्या प्लान है, उनको जॉब देना है ना। अगर हम इतना भी पैसा दे पाएँ कि अपनी लाइफ को सही से अर्न जी पाएँ ना, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए मैं इंटरक्रॉपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक फसल लगाता तो उसको मैं सीधा यंत्रों के द्वारा सहारे कर सकता था, लेकिन अगर 2-3 लगा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे लेबर ज़्यादा लगेंगे, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लेबर लगें, लेकिन कम से कम 10 लोगों को और भी रोज़गार मिलेगा। तो मेरा मेन फोकस है 10 लोगों के साथ जुड़ना, रोज़गार का अवसर देना उनको, ये मेरा मेन पर्पज़ है। अभी भारत में अगर देखा जाए तो प्रति एकड़ जो खेती से मुनाफे का प्रतिशत है ये काफ़ी कम है, तो आप जो खेती करने जा रहे हैं इसमें आप कितना उम्मीद किए हैं कि आप 1 साल के अंतर्गत 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट आप कमाएंगे?
देव मैं प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा डील नहीं करना चाहता। मेरा ये मानना है कि लेट्स से कि अगर हम शेयर मार्केट का देखें, जैसे कि लोग मैक्सिमम आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो शेयर मार्केट में ऑन एन एवरेज जो बड़े स्टॉक्स हैं वो देते हैं आपके 12% का ईयरली रिटर्न, है ना। जो स्मॉल कैंप है वो देते हैं आपको 18 से 22% का। पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 30 साल का रिकॉर्ड देखिए, यही मिलता है। अब बहुत लकी एनफ हो कि ठीक है, कोई आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो वो हो तो आप बेटर कमा सकते हो, बट ऑन एन एवरेज यही आता है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं जो पैसे लगा रहा हूँ खेती में, अगर मुझे 12% है, अगर वो मुझे 25% मिल जाए पर ईयर, है ना, आई एम हैप्पी विद दैट। तो 25% का भी अगर मेरा प्रॉफिट मिल जाता है जो मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फसल है जो यहाँ पे अगर हम लोग कराएं तो मिनिमम 25% से कम प्रॉफिट दे के जाए। प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना बेटर कर पाते हैं, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम 25 से 30% जो प्रॉफिट है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से वो मुझे मिलना चाहिए, तभी मैं इसमें काम करूँगा। एक चीज़ पे हम और बात करना चाहेंगे, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आप 75 एकड़ पहले खेती किए थे और अब फिर दोबारा से आप शुरू कर रहे हैं 40 एकड़ के साथ। हाँ 40, देखिए मैंने 75 एकड़ शुरू किया था, अभी उसमें से बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसी जगह हुआ कि ऐसे मैंने छोड़ा नहीं, वहाँ पे उन लोगों में कुछ और उसमें प्लाट में कुछ और काम हो गया, है ना, तो वो उसकी वजह से मैं नहीं उसमें काम कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी फसलें जैसे खेत थी जहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसे छोटे छोटे प्लाट थे, तो उस पर मैं फोकस नहीं करना पा रहा था, क्योंकि मैं बड़े प्लाट पे थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ, 1-2 एकड़ पे फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ कि इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। लेकिन ये जो है जब से मैंने लिया है 4 साल से इस खेत में मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी जो भारत के किसान हैं वो उन फसलों पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जो परंपरागत छोड़ करके हैं। जैसे अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में खास तौर पे जो फल का उत्पादन है यह जितनी खपत है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फलों की जब बागवानी करने जाते हैं तो प्रति एकड़ लागत जो अनाज दलहन तिलहन की फसलें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा आती है। और फलों में एक चीज़ ये भी होती है, कुछ फल 1 वर्षीय में होते हैं जो 1 वर्ष के अंतर्गत कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, और कुछ फसलें हमारी ऐसी होती हैं जो 3 से 4 साल लेती हैं। तो किसान संकोच में रहता है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर किसान कुछ अलग हट के करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए मैं ये मानता हूँ कि किसान रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। उनको अपने लाइफ जीने के लिए जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो उतने ही पैसे उनके पास नहीं होते। तो रिस्क आदमी तभी लेता जब उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट हो कि जितना मैं खाने पीने जीने के बाद अगर 10 रुपये हमारे पास बच रहे हैं उसी 10 रुपये से पैसा वो कमाता है। लेकिन अगर आपके पास खाने पीने जीने के लिए अच्छे से पैसे नहीं तो रिस्क ले कैसे? तो वो क्या करता है, क्योंकि ये थोड़े रिस्क वाले फसलें होती हैं, तो क्या करता है किसान कि मतलब कोशिश करता है कि जिसमें बिना रिस्क हो उसमें हम काम करें। क्योंकि लोग जो देख के आते हैं अपने अगल बगल, मैक्सिमम अपने यहाँ धान गेहूँ की फसलें होती हैं, तो उनको पता भी नहीं है। और किसान बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको जो नई वैरायटी है, जैसे चाहे अमरूद ले लीजिए चाहे बनाना ले लीजिए, उसमें उनको पता नहीं है कि उनको बोना क्या है। नींबू ले लीजिए, उनको पता नहीं है बोना क्या है, हाँ, करना क्या है। एक चीज़ हम देखे हैं हाँ कि किसान दुकानों पे जाते हैं, हाँ कहते हैं कि भैया हमको फूल गोभी लगाना है, बीज हाँ, दे दे दीजिए। अब उन्हें एक चीज़ ये नहीं पता होती है कि जो बीज वो हमको दे रहे हैं हाँ, वो कैसा है। जैसे मान के चलिए हाँ। हम खेती जब करते हैं तो जब हम कोई वैरायटी लेके आते हैं ना, तो हर वैरायटी का एक अपना समय होता है, कितने दिन बाद उसमें फल फूल आएगा। अब आज हम बीज डाले, वो वैरायटी नर्सरी से लेकर के 90 दिन की है, और 90 दिन बाद शादियों का सीजन आने वाला है या कोई उस समय त्योहार चलेगा, उस समय हम करना चाहते हैं, लेकिन जो वैरायटी हम लेके आए वो 120 दिन की निकल गई। तो फिर क्या होगा कि जब फसलों का रेट जो होता है यह गिर जाता है, तब हमारी फसल आती है। बिल्कुल सही बात है। आजकल के जितने भी किसान हैं मैंने देखा है कि वो पढ़ते हैं नहीं, मतलब वो जो हमारे दादा परदादा जो लोग किए हैं ना उसी हिसाब सीख के आते हो, वही आप काम करते हो। 90% मैंने अपने एरिया में देखा है कि लोग वही काम करते हैं जो पहले से हुआ आया है, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं वो, या उनको डर होता है अंदर से कि अगर ट्राई भी किए तो हमें क्या होगा, हम मार्केट कहाँ ढूंढेंगे, बिकेगा कहाँ पे। तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे यहाँ का किसान 90% डिपेंडेंट है दुकानदार पे। अगर दुकानदार ने गलत बीज दे दिया अच्छा कह के तो वो मान जाता है कि ये अच्छा होगा, कि वो अच्छे दुकानदार हैं, उन्होंने अच्छा दे दिया होगा तो ठीक है। हमारे यहाँ जो खेती चलती है ट्रस्ट पे चलता है कि दुकानदार को ट्रस्ट करके अगर ये चीज़ उन्होंने सही किया कि आजकल दुकानदार भी कभी कभी बहुत गलत करते हैं कि जैसे वो जो है कंपनी से ज़्यादा बेनिफिट कमाने के चक्कर में वो गलत बीज दे देते हैं,
कि आया है, हाँ अच्छा है, दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि उससे कितना नुकसान होगा किसानों का, तो वो लोग देते हैं। और ऐसा मैंने बहुत एरिया में देखा, अपने साथ ही देखा था। मैंने जब भिंडी का करवाया था तो उसमें जो खाद दिया था वो अच्छा नहीं दिया था, तो हमारी भिंडी पे असर नहीं हुआ। तो मैंने जो मक्के का करवाया था तो उसमें भी एक प्लाट में हमारा मक्का सही नहीं हुआ था। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी नुकसान हो जाती हैं कभी कभी, कि आप ट्रस्ट कर लेते हैं और उनको बोल देते हैं, तो वो कंपनी के जहाँ से उनको तो पैसे मिलते हैं उन पर ज़्यादा, तो उसके वजह से वो अच्छे बीज नहीं देते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो भाई इंफॉर्मेशन का युग चल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब गूगल उठाए आप देख लिए, तो कहीं ना कहीं किसान भी जिम्मेदार होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे अगर आप कोई भी एक खेती, जैसे हम करेले की खेती मानते हैं, आप अगेती लगाने गए पर पछेती वैरायटी उठा के लगा दिए, तो आप रिसर्च नहीं किए तभी तो आप पछेती उठा के लगा दिए अगेती में। देखिए अपने यहाँ जो किसान है ना, इतना यूट्यूब पे भी नहीं आया है। अगर आप देखिएगा तो, अगर यूट्यूब, जैसे कि आपको बताया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हमें जो है ना जेनजी जिसे बोलते हैं, जेनजी जो हमारे यूथ है ना, वो ज़्यादा लोग यूट्यूब पे हैं। जेनजी खेती नहीं करना चाहता है ना, वो उनके पापा करते हैं, उनके बड़े भैया करते हैं। तो जो यूट्यूब पे देखने का काम है उसमें, और हमने गांव में ऐसा माइंडसेट बना रखा, सरकारी नौकरी करेंगे तभी सही है, या इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तभी सही है ना। तो खेती के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, है ना। सब ने आजकल दिमाग में एक ही चीज़ सेट है, खेती एक घाटे का सौदा है, अभी नहीं करना हमें। या हमें जो करना है, देखो धान ही बोया है, धान का अच्छा फसल नहीं मिल रहा है, गेहूँ का अच्छा फसल, हम वैरायटी नहीं ला रहे हैं। तो जब हम उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं जगा है, तो हम उसमें रिसर्च कैसे करेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे। तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। एक तो पिताजी लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ, पढ़ लिख के यही करने को रह गया, इसी वजह से पढ़ाए थे। हमारे पिताजी हमको खुद घर आते हैं, हमारे पापा हमको तो गांव में लोग पागल बोलते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिए खेती करने के लिए। नहीं, हमने जब लहसुन का फसल बोया था गन्ने के साथ, मैंने इंटरक्रॉपिंग करी थी, तो मतलब मेरी मम्मी मतलब पीछे पीछे जा रही थी, 4 लोग गांव में आगे आगे जा रहे थे, वो सब गाली दे रहे थे हमको। बट हमने 20 रुपये केजी का लहसुन जब बोया और जब उसे 200 रुपये केजी में बेचा हमने, सब कहे यार बहुत इंटेलिजेंट लड़का है ना। तो क्या होता है कि कभी आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो उससे चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम। इसी खेत का आप देख लीजिए, पूरे गांव में सब लोग कहते थे भाग जाएगा, छोड़ देगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जगह जंगल आप देख रहे हैं, बगल में जंगल है, तो जंगल की वजह से यहाँ बहुत जानवर आते हैं। बट हमने इसकी बाउंड्री करा दी। इस बार जो है हमने, समझ लीजिए कि 20 सालों में पहली बार जो है हम इसमें फसल जो है अच्छे से बची हुई है। हम नहीं कहते इसमें बहुत अच्छा फसल हुआ है, क्योंकि थोड़ा लेट हम लोगों ने गिरवाया इस खेत को। जनवरी के महीने में 2 महीने बहुत ज़्यादा जानवर इसको चर गए थे, उसके बाद भी हमने इतना बचा लिया। तो जब भी आप कुछ नया करने जाते हो तो लोग तो बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखे हैं, जैसे हम कई किसानों के साथ मिल करके व्यक्तिगत तौर पे खेती कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो कुछ हेल्प हो सकता है करते हैं। तो जब उनके यहाँ जाते हैं तो ये जो गांव वाली बात है ना, ये हर जगह अनिवार्य रूप से रहती है। हाँ, तो हम ये चीज़ कहना चाहेंगे, देखिए अब ऑनलाइन जो सूचनाएं होती हैं वो भी इतनी सही सटीक नहीं होती है। नहीं तो कोई एक व्यक्ति अगर बोल दिया तो आप उसके भरोसे पे मत जाइए, ना जाइए। पहले आप देखें कि चलिए ठीक है हमको फूल गोभी की खेती करनी है, तो फूल गोभी आप निर्धारित किए, आप देखिए कि आप कभी किए हैं कि नहीं किए हैं, वो खेती किस मौसम की है, क्या आपके मार्केट के लिए अच्छी है कि नहीं। अब मान के चलिए कि हम किसी ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ फूल गोभी का रेट कभी 50 रुपए के नीचे नहीं आता है, हम वो आंकड़ा उठा के यहाँ पर बता दिए, वो गलत है। अब वो आंकड़ा आप देख लिए, अब 1 एकड़ में 12,000 से लेके 15,000 तक पौधे लग रहे हैं। अब आप कैलकुलेट किए, लखपति बन गए और आप लगा दिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखे। हम जब भी किसी किसान के साथ काम करने जाते हैं तो पहले उनसे बोलते हैं ठीक है, उनकी काउंसलिंग कर लिए, मिट्टी वगैरह सब कुछ क्या कैसे है, बोलते हैं कि अब आपका आखिरी कदम ये है कि आप अपने यहाँ की नज़दीकी मंडी में जाइए, वहाँ पर देखिए कि जो आप चीज़ें करने जा रहे हैं क्या वह बिक जाती हैं अच्छे से, अच्छे रेट में। अगर नहीं बिकती है तो अगर आप सोने की भी खेती करें, ना बिके तो बेकार है। तो आप ये देखिए कि भाई ड्रैगन फ्रूट जो लोग लगा रहे हैं उनके यहाँ बिक रहा है, हो सकता है कि आपके यहाँ ना बिक रहा हो, तो आप क्या करेंगे उत्पादन करके। देखिए अगर आप कोई ऐसी फसलें करना, फैंसी टाइप की फसलें करना चाहते हैं या जिनका, तो उनका मार्केट आपको ढूंढना जरूरी है। हाँ। कि आप उसको सेल कैसे करेंगे। हाँ। तो अगर आप सेल वाला टारगेट आप छोड़ के अगर आप आंख मूंद के करोड़ों के ख्वाब देख रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, वो आप उस पर नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा
कि आपका जो भी मार्केट है, जो भी चीज़ें आप 50 आपका एक्सपेक्टेशन है कि गोभी बुआ दिए 50 रुपये के हिसाब से, जैसे आपने बोला कैलकुलेट करके आप करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, तो आप इतना उम्मीद क्यों करते हैं? मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप इतना उम्मीद कैसे करते हैं? आप कोई भी बिजनेस देखिए, 400 टाइम का 400% का बेनिफिट नहीं होता। आप बात करिए नॉर्मल अपने एक्सपेक्टेशंस रखिए कि हमारा इतना हो गया तो बेटर है। आप एक मिनिमम सेट कर लीजिए कि जैसे मैंने बोला मेरा 25% का जो भी मैंने पैसे लगाया, लेट्स से मैंने 10 लाख रुपया लगाया, तो अगर मैंने एक फसल लगाया 10 लाख रुपया लगाया तो उसमें मुझे 25% का प्योर बेनिफिट होना चाहिए, आफ्टर लेबर चार्ज, आफ्टर मेरा 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद भी, कि अगर मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया अगर 3 महीने में मिल गया मुझे 10 लाख लगा के, तो हम उस पर काम करेंगे। और अगर आपको और बड़ा काम करना है तो इंटरक्रॉपिंग कीजिए, उससे फसलों के साथ बहुत सारे जो है हर एक एरिया को आप यूटिलाइज करिए, तो आपके प्रॉफिट जो है एटलीस्ट 100% हो जाएंगे। क्योंकि 3-4 फसलें आप कर रहे हैं तो थोड़ा करके उसमें 100% आपका प्रॉफिट आ जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी के कहने पे जाके ये सोच रहे हैं कि नहीं 100% हमको प्रॉफिट हो जाएगा, 200%, तो आपने एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर लिया, तो आपको बाद में हर्ट होगा ही होगा अगर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई तो अपना एक्सपेक्टेशन कम रखिए। आप ऐसे देख लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि आपको AI कैसे प्रोडक्ट बना दे रहे हैं कि आप आज 100 रुपये का तो कल 200 करोड़ का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एग्रीकल्चर सेटअप है। एग्रीकल्चर में चीज़ों को आप पिछले 50 साल का मार्केट एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या रेट पे आपकी चीज़ें बिकती हैं, उसी हिसाब से अपना एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए आप। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि जब आप लोग बड़े एरिया में खेती करने जाते हैं तो आपके पास कितनी जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका निपटारा आप कैसे करेंगे। जब सब पॉइंट पे किसान सोच समझ करके शुरुआत करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलने की जो उम्मीद है ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। और वैसे यहाँ पर तो जो शुरुआत है ये की जा रही है, ये पहली वीडियो है, और उसके बाद यहाँ पर जब प्लांटेशन होगा, जब हार्वेस्टिंग होगी, तो भी हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे कि ये जो फार्म है ये किस तरीके से चल रहा है, प्रॉफिट किस तरीके से निकाल रहे हैं और कितनी प्रॉफिट हो रही है। तो आप इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसको लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।